दर्जा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हम जानते हैं कि भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो ऐसे में शास्त्रीय भाषा क्या हुई, कुछ ये जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि शास्त्रीय भाषा कौन सी भाषा हो सकती है, इससे कुछ मानदंड हैं। जैसे प्राचीन सांस्कृतिक विरासत में भाषा का 1500 से 2000 वर्ष पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी इनके प्राचीन साहित्य हैं या ग्रंथ हैं या संग्रह है या फिर शिलालेख के साक्ष्य भी उपलब्ध होने चाहिए। और जो लोग बोलते हैं वो तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपने विरासत का दर्जा देते आए हों, एक ये भी सोच होनी चाहिए। लेकिन फिर महत्व क्या होता है, क्यों किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए? दरअसल जो प्राचीन साहित्यिक धरोहर होती है, ये प्राचीन भाषाएं जो कितने 100 सालों पहले से हमारे देश में बोली जाती रही हैं, जब हम इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं तो इनका डिजिटलीकरण संभव हो पाता है, इनका संरक्षण संभव हो पाता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के बीच ये पॉपुलर हो जाती हैं, लोग इन्हें सीखना चाहते हैं, इनके प्रति जागरूकता तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही साथ इन भाषाओं को लेकर शोध होते हैं, इनको लेकर रोजगार सृजन भी होता है और अधिक लोग इस क्षेत्र में आते हैं, इन भाषाओं पर रिसर्च होती है। और इसी तरीके से हमने आपको जैसे बताया कि 5 और अन्य भाषाएं भी अब शास्त्रीय भाषा बन गई हैं। 22 तो आधिकारिक भाषाएं ही हैं, लेकिन 2004 वो वर्ष था जब शास्त्रीय भाषा की एक नई श्रेणी भाषाओं में जोड़ी गई। जैसे हमने बोला, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया इनमें पहले से शामिल थी और अब इसमें 5 और भाषाएं शामिल हो गई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। यानी अब कुल शास्त्रीय भाषाएं हमारे देश में 11 हो गई हैं। ऐसे में जो शास्त्रीय भाषाएं अब बनी हैं उनमें प्राकृत भाषा, कुछ भाषाएं ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये भी जानते हैं। क्योंकि ये भी मध्य आर्य भाषाओं में ही शामिल होती है और जो लोग भाषा के ज्ञानी हैं, जो इनका इतिहास अध्ययन करते हैं, वो जानते हैं कि मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की भी क्या जरूरत रही है। 3वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये वो वक्त था जब ये बोली जाती थी। संस्कृत में ही इसका मूल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसे जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया गया। कहा यह भी जाता है कि जो जैन साहित्य का एक बड़ा हिस्सा है उसे इस प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। तो जो जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं या जो इनकी जड़ों को से जुड़ना चाहते हैं, इनके इतिहास को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये प्राकृत भाषा को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से पाली भाषा होती है। अगर हम पाली भाषा की बात करते हैं तो ये भी संस्कृत से संबंधित भाषा ही है, जो इंडो यूरोपीय धार्मिक भाषा मानी जाती है, लेकिन ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई भाषा है। दरअसल बौद्ध ग्रंथों और साहित्य में इसी भाषा का प्रयोग है और शोध जो किए गए हैं उनके नतीजे ये बताते हैं, अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि पाली दरअसल अनेक प्राकृत भाषाओं का ही मिश्रण है, उन्हें मिलाकर ही पाली भाषा बनती है। और ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसको तैयार किया गया, इसको एकीकृत, जैसा हमने कहा, अनेक प्राकृत भाषाओं का मिलन है, ये मिश्रण है, ये तब वो वक्त था जब ये सामने आया। इसी तरीके से पाली जो ये नाम है, ये थेरवाद सिद्धांत की भाषा में संदर्भित है और थेरवाद हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म की ही 2 शाखाओं में से एक शाखा है थेरवाद, तो वहीं से इसका संदर्भ आता है। 2000 से अधिक वर्षों तक भारत, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के भी थेरवाद बौद्ध मानते थे कि ये बुद्ध की भाषा है। तो पाली भाषा जिसे बुद्ध की भाषा माना जाता रहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन मायनों में इतिहास में चूंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन भाषाओं को अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।